हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो स्टार्ट हो चुका है और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम थोड़ा पेपर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि पेपर फॉर्मेट कैसा होता है। जैसे मैंने 2018 से लेकर 2022 तक पेपर का एनालिसिस किया और लोगों के जो रिमार्क्स थे, रिव्यूज़ थे, उनको स्टडी किया, तो पता चला कि जो पेपर आया था बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, लोगों का कहना था कि जो फिजिक्स का पेपर था वो डिफ़िकल्ट आ रहा है, टफ आ रहा है। तो इसी को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट डिस्कशन होगा, उसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बोला जा रहा है कि जो फिजिक्स का पेपर है वो टफ आ रहा है, तो हम इस टफ की बात करते हैं कि टफ कैसे होता है और क्या मतलब कैसे लोग कहते हैं कि पेपर टफ आया है, ठीक है। तो ये जो टफ है ये हमारे माइंड में एक वर्ड मतलब आ जाता है जब हम पेपर को कर नहीं पाते हैं या कुछ ऐसा आ जाता है एग्जाम में जो हमें समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। टफ क्या है कि टफ पेपर नहीं होता है, टफ फॉर्मेट होता है। टफ क्या होता है? फॉर्मेट टफ होता है, ठीक है। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट कहने का क्या मतलब है? फॉर्मेट का मतलब हो गया जैसे कि बोल दिया कि कंसेप्चुअल पेपर आ गया था, पेपर वॉज कंसेप्चुअल, ठीक है। फिर दूसरा बोल देंगे कि पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा था, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आ गया था। और कुछ लोगों का मानना होता है जिनका न्यूमेरिकल अच्छा होता है वो बोलते हैं कि पेपर थ्योरेटिकल आ गया था, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आ गए थे। इन कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी तो बोलेंगे कि असर्शन, रीजन, मैचिंग टाइप कुछ एमसीक्यूज मतलब टेढ़ा मेढ़ा आ गया था, ठीक है। तो पेपर टफ नहीं होता। देखिए, फॉर्मेट आपका चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है सब कुछ। कोई भी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। तो हमें क्या है कि हर एक फॉर्मेट को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। हमें नहीं पता है कैसा फॉर्मेट आ जाएगा, कि न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आ जाएगा, कंसेप्चुअल। ये जो लोग बोल देते हैं कि पेपर कंसेप्चुअल आ गया था, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक फिजिक्स है तो फिजिक्स की बात करें, इसका जो सिलेबस है वो तो फिक्स्ड है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसका सिलेबस क्या है? फिक्स्ड है। और उसमें भी फिक्स्ड है कि कितना पूछा जाना है, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट लगी हुई है, ठीक है। तो ये फिक्स पोर्शन है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। इसकी बात की जाए तो हमें उतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा वर्क तो करना नहीं है। तो इस सिलेबस में से कभी न्यूमेरिकल आ जाएगा ज़्यादा पोर्शन, कभी थ्योरेटिकल आ जाएगा, कभी असर्शन, रीजन, मैचिंग टाइप की आ जाएगी, इस तरीके से आ जाती। कभी एमसीक्यू मतलब मल्टी ऑप्शन तो नहीं आता, लेकिन कुछ इस तरह क्वेश्चन आता है कि ABCD 3 ऑप्शन दिए हुए, फिर उसमें भी डाल दिया A एंड B आर करेक्ट, ठीक है, B एंड C आर करेक्ट। तो उस तरीके के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो एक बात समझ में आई कि टफ क्या होता है? फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट भी टफ नहीं होता है, जितना सिलेबस है, जो कुछ भी आना है इसी सिलेबस के अंदर आना है, ठीक है। तो पहले तो ये आप माइंड से निकाल दीजिए कि पेपर टफ आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल है, लेंथी हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, वो मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी रेशियो फिक्स रहता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल का। 50 क्वेश्चन है तो 30 to 20% मतलब एक चलता है। उसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि क्या होता है कि छोटा सा थ्योरी है, 2-3 न्यूमेरिकल के बीच में छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिया, फिर हम लोग उस जो मतलब क्या होता है कि हमारा माइंड न्यूमेरिकल में फंस जाता है, वो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी उस टाइम और सही से ना देखकर आगे बढ़ जाता है, स्किप कर देते हैं, ठीक है। वही फिर पूरा मतलब ये हो जाता है कि पूरा तो न्यूमेरिकल आ गया पेपर, अब क्या करें। जब ये आ जाता है दिमाग में क्या करें, अब क्या किया जाए, तो वहां से आपके लिए पेपर टफ हो जाता है, ठीक है। तो पेपर टफ नहीं आता है, आप पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट कंप्लीट करके जाइए। कैसे कंप्लीट करना है वो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वही सीख रहे हैं कि सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, एक एक टॉपिक पे वर्क कैसे करना है, वो करके जाएंगे तो आप ये कभी नहीं फील करेंगे कि पेपर टफ आया था, ओके, या डिफिकल्ट था।
आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था, जिसमें हमने आपको बताया था कि 180 मार्क्स में 40 मार्क्स हम अप्रोच कर चुके हैं, ठीक है। और ये भी माइंड में मत रखिएगा कि नहीं 180 में मतलब 40 हमने बिल्कुल अप्रोच कर ही लिए, अपने हो गए हैं। देखिए एक एक पार्ट को अगर हम टच कर रहे हैं तो आएगा उसी में से 180 मार्क्स 50 क्वेश्चंस उसी में से आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक क्या है, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात, जैसे कि आप ये समझो जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है। आज का जो ट्रेंड है ज्योग्राफी स्टडी करने का, या जो सक्सेसफुल लोग हैं ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? मैप्स के थ्रू। किसके थ्रू? ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, मैप्स के थ्रू स्टडी करते हैं, क्योंकि मैप्स के थ्रू जब स्टडी करते हैं तो चीज़ें उनके दिमाग में भी रहती हैं और क्रिस्टल क्लियर भी रहती हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा डाटा वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिक्स है, उसको भी हम एक माइंड मैपिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं माइंड मैपिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम मैपिंग के थ्रू उसको समझते हैं। अब कैसे मैपिंग, मैंने बोला मैपिंग, तो कैसे उसको आइए देखते हैं। मतलब सिर्फ इसी वीडियो से मैंने स्टार्ट किया, मतलब ये आपके लिए सोच के लाएं कि इस तरीके से कर वही रहे हैं, ठीक है। हर टॉपिक में हम वही काम कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज जा रहे हैं, उससे कैसे क्या पूछा जा रहा है वही चीज़ डिस्कस हो रही। बट आज वो चीज़ और क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आएगी। तो बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये टॉपिक है हमारा, रेजिस्टेंस। छोटा सा टर्म लगता है सुनने में, रेजिस्टेंस क्या आता है इससे? सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि इससे क्या आता है, ठीक है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आप कह सकते हो, 3 से 4 मैक्सिमम आते हैं, 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन आते हैं रेजिस्टेंस से। तो अब रेजिस्टेंस से क्या क्या आता है, आप एक पेपर लीजिए, A4 पेपर लीजिए, या कॉपी से निकाल कर A4 + A4 उसका साइज डबल कर लीजिए, ठीक है। एक बड़ा सा चार्ट 20 से निकाल लीजिए, बड़ा कर लीजिए, उसमें जितने भी टॉपिक हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, अगर उस तरीके से आपने बना लिया और उसको तैयार कर लिया तो 110% आप 150+ पहुंच जाओगे। पूछिए क्यों? क्योंकि आप एक एक टॉपिक पे एक एक उसके कॉर्नर पे काम कर चुके होगे, ठीक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये होगा कि टाइम कम लगेगा, आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपने जो इनिशियल फेज थी, सिलेक्शन फेज का चूज करना था कि कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा अटेंशन पे करना पड़ेगा, वो पार्ट आपने कर लिया। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है और उस पर वर्क करना है। सो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात करें तो छोटा सा लगता है देखने में कि रेजिस्टेंस से क्या क्या आता है। अब इसकी मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस में आइए 1 बाय 1 इसकी ब्रांच बनाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक टॉपिक हो गया, ओम्स लॉ, ठीक है। दूसरा टॉपिक रेजिस्टेंस रिलेटेड टू टेम्परेचर, ये एक क्वेश्चन, ठीक है। टेम्परेचर रिलेशन इसका एक ये टॉपिक हो गया रेजिस्टेंस से। फिर रेजिस्टेंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा टॉपिक हो गया। और देखिए टॉपिक पे जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस रिलेटेड कितने टॉपिक हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में पहुंच गए, ओम्स लॉ में पहुंच गए, और क्या है? सर्किट्स कॉम्बिनेशंस, सर्किट्स कॉम्बिनेशंस ये भी आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस रिलेटेड सर्किट कॉम्बिनेशन में आप चले जाओगे तो सबसे ज़्यादा व्हीट स्टोन ब्रिज की बात की जाए, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है।
सर्किट्स कॉम्बिनेशन हो गया। और क्या आता है सोचिए, ऐसे सोचिए आप, बुक रखिए, निकालिए, प्रीवियस ईयर बुकलेट भी रखिए कि किससे रेजिस्टेंस से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस से आपने देखा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की बात आई तो नॉन ओमिक भी इसमें आ जाएगा कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी देखिए यहीं पे क्वेश्चन सारे डिस्कस हो जाएंगे। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर रिलेशन, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर रिलेशन, ओके। अब रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर रिलेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सर्किट्स कॉम्बिनेशन, पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं उस पर एक प्रॉब्लम आती, और व्हीट स्टोन ब्रिज इसी में मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। और ओम्स लॉ एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ग्राफ्स, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं वो, ये ग्राफ्स आप प्रीवियस ईयर बुकलेट उठाएंगे सारे मिल जाएंगे, या आप कोई भी बुक उठाइए, एकेडमिक बुक उठाइए या कॉम्पिटिटिव बुक उठाइए, आपको सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे, उतने ग्राफ्स करके जाइए, ये छपा मिल जाएगा आपको, आना होगा तो मतलब आएगा तो बिल्कुल वही मिल जाएगा, ठीक है। सो देखिए इसकी रेंज क्या है, रेजिस्टेंस की रेंज क्या है इसको समझिए। सर्किट कॉम्बिनेशन हो गया, टेम्परेचर रिलेशन हो गया, स्पेसिफिक, ये वाला जो एक रिलेशन है लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन हो गया, ओम्स लॉ एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो गया, और उससे रिलेटेड सारे रेजिस्टेंस रिलेटेड ग्राफ्स हो गए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का स्कोप है, ये क्या है, रेजिस्टेंस के ये सारे स्कोप्स हैं। आपने जब इतना चार्ट बना लिया है तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा, क्या, आप यहाँ पे एक ब्लॉक बनाइए, इससे रिलेटेड जितना भी पूछा जाता है कर लीजिए, एक पेज में मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस हम लोग इसमें प्रिपेयर कर लेंगे। आप समझिए कितना बड़ा काम होगा, ठीक है, कितना बड़ा काम होगा। 12 से 16 मार्क्स आप सिर्फ इस मैप से ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें बनाते हैं हम, आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले ओम्स लॉ पे आते हैं क्योंकि यही से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। ओम्स लॉ की बात आती है तो ओम्स लॉ के लिए रिलेशन क्या आता है, ओम्स लॉ के रिलेशन आता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है R जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, V अपॉन I। सबसे पहले तो एक ये रिलेशन निकल कर आया V अपॉन I, ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, और इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस की डायमेंशन, हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ओके। R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये फॉर्मूला तो हम सब जानते ही हैं, रेजिस्टेंस की डायमेंशन हो गई। तो अब दूसरा ग्राफ की बात करें, इसी की ग्राफ की बात करें तो जब IV कर्व हम प्लॉट करेंगे, I करंट और वोल्टेज के बीच कर्व प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ओके। इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप क्या होता है, थीटा होता है, इसको स्लोप बोलते हैं। इसका जब स्लोप कैलकुलेट करोगे tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I, क्या हो जाएगा, ये tan थीटा क्या होता है, इतना तो मैथ आएगा ही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है I, V I अपॉन V, I अपॉन V, बट रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I, रेजिस्टेंस इज व्हाट, V अपॉन I। तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा वो इक्वल होगा 1 बाय R के। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई और ये ग्राफ हो गए, ठीक है। इस ग्राफ से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम पूछी जाती है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ IV, VI कर्व, VI कर्व की बात करता है, VI कर्व में I ये होता है, ठीक है, ये जो Y एक्सिस होती है ये I होती है और ये जो X एक्सिस है वो V होती है,
ठीक है। वी आई लिखा वी आई है बट ये आई होता है। तो जो स्लोप है हो सकता है कि एग्जामिनर पलट के दे दे तो आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर पलट यहाँ पे वी रख देगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप वी आई, ओके। तो अब जैसे कि ये एक θ1 लिख दिया, एक ये लिख दिया θ2, तो हम देख रहे हैं कि जो tan θ2 है, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, तो स्लो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? अब बोलेगा बताइए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये ज़्यादा है तो इसके लिए ये R2 क्या हो जाएगा? R1 से लेस हो जाएगा। एक ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड देखिए, इसी में ओम्स लॉ में ग्राफ से रिलेटेड पूरा स्कोप हमने बना रखा है। ग्राफ से रिलेटेड ओम्स लॉ में इस तरीके से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इन द सेम वे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, नॉन ओमिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ग्राफ क्या होता है? नॉन ओमिक के ग्राफ की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। I और V इस तरीके से होता है, और इस केस में अगर आप निकालने जाओगे स्लोप तो ये डेल्टा I डेल्टा V, तो R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I निकल कर आता है। इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इसका ग्राफ ये किसके लिए? नॉन ओमिक के लिए। इसको बोला जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। आपसे डायनेमिक रेजिस्टेंस बोले तो चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट, वही डायनेमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये कर्व होता है फॉर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। आई वी कोऑर्डिनेट्स मत भूलिएगा, इट इज फॉर वी, ठीक है। तो ये देखिए एक पोर्शन हो गया जिससे पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, आप कर लोगे, इतना मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया। अगर इसको करने जाए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कम है, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की जाए कम है, ठीक है। बट हमारे पास टाइम जो है वो सफिशिएंट है और हमें सब कुछ डिस्कस करना है, ओके। अब आते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए पे। इस रिलेशन में कैसे प्रॉब्लम पूछी जाती है? सबसे पहले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आपसे डायमेंशन पूछेगा। क्या पूछेगा? डायमेंशन पूछ सकता है, हम ये गारंटी नहीं लेते हैं कि मतलब पूछेगा ही, पूछ सकता है, आती भी है कई बार, पूछ भी सकता है, डायमेंशन पूछेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड रो से रिलेटेड जितनी थ्योरी है वो पूछेगा। अब थ्योरी की बात आई, थ्योरी में क्या है कि रो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंसी रो किस पे डिपेंड करता है? लाइक रो इज मटेरियल प्रॉपर्टी, रो इज मटेरियल प्रॉपर्टी, इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी। ये शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? शेप एंड साइज पे। इज डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, सॉरी, ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर जो जितना भी होगा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करती रो, इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस की बात आई, इससे रिलेटेड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंसेस के ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। क्या? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एरिया के साथ इसका क्या आएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया पैराबोला आएगा, ठीक है। ये दो ग्राफ इसके इंपॉर्टेंट हो गए। और इससे रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं? और इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ a है, एरिया ACS है और रेजिस्टेंस R है, ठीक है। फिर इसको कट कर दिया गया या इसके L में इतना चेंज कर दिया गया, A को सेम रखा, ठीक है। तो जब ऐसे मतलब आप समझिए व्हेन रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सेम मटेरियल है, फॉर सेम मटेरियल रो इज व्हाट? कांस्टेंट, ठीक है। अब दो केस बनेंगे, इफ ए क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट देन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 आप लगा दोगे, ठीक है। फिर बोला जाए इफ लेंथ इज कांस्टेंट तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, ये R1 बाई R2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 हो जाएगा। और ये एरिया डिपेंड करेगा कि ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, प्रिज्मेटिक है या सर्कुलर है। सर्कुलर होगा तो पाई आर स्क्वायर लगाओगे, प्रिज्मेटिक होगा मतलब रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा, उस हिसाब से आप रख दोगे, ठीक है। तो एक ये हो गया प्रॉब्लम पूछने का तरीका, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक है। अब एक और केस बन सकता है कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए और रेजिस्टिविटी मटेरियल चेंज किया जाए, फिर रेजिस्टिविटी से पूछा जाए कि कैसे कैसे इनको कांस्टेंट रखा जाए। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रखा जाए, फिर इसका रिलेशन पूछा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब आते हैं जो हमारा थर्ड रिलेशन है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इट इज़ फॉर कंडक्टर। ये रिलेशन किसके लिए है? पहली बात तो कंडक्टर के लिए, इट इज़ फॉर कंडक्टिंग मटेरियल्स, फॉर कंडक्टर स्पेशली फॉर व्हाट? मेटल्स। किसके लिए है? मेटल्स के लिए है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट, ठीक है। तो ये इट इज़ फॉर कंडक्टर या मेटल्स। अब इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम पूछी जाती है? एक तो रिलेशन ही पूछ देते हैं, ठीक है, यही रिलेशन डायरेक्ट पूछ देंगे। दूसरा इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इट इज टेम्परेचर, बात समझिए, ये इंक्रीजिंग का साइन है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में 3 चेंजेस आएंगे। देखो कैसे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, 2 चीजें होंगी। तो जो कंडक्टर होता है या सेमी कंडक्टर हो, उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। बट जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, उसके केस में क्या है? रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात आए तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर इस रिलेशन को फॉलो करता है, ठीक। ये जो सेकंड वाला है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर and inversely proportional to temperature for what? इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इससे रिलेटेड भी ग्राफ आ सकता है। अब इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो क्या निकल कर आएगा? आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, एक इस तरीके का ग्राफ आएगा, आर और टेम्परेचर के बीच में इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो इससे रिलेटेड ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरीके से भी ग्राफ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ भी इसका एक स्कोप है रेजिस्टेंस का। अब काफ़ी कचपच हो गई है और जितना था इससे रिलेटेड नोट कर चुके हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस में सबसे पहले था ओम्स लॉ, मैं फिर से वो कर दूं, ओम्स लॉ, और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का ग्राफ, उससे रिलेटेड डायनेमिक रेजिस्टेंस। इतनी थ्योरी आती है, ये सेमीकंडक्टर के लिए है। अगर सेमीकंडक्टर के लिए पूछा जाए तो आप यही ग्राफ बताएंगे, ठीक है। इट इज़ फॉर सेमीकंडक्टर। रिलेशन आया, इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम पूछी गई वो समझ में आया। फिर इस रिलेशन से किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है उसको डिस्कस किया। अगर नहीं भी कुछ समझ में आया है तो अब आपको एक वे मिल गया है, यू हैव अ मेथड, ठीक है, कि कैसे हमें चीज़ों को करना है। अब जैसे मैंने अभी आज रेजिस्टेंस लिया है, नेक्स्ट टर्म पे एक और टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही उसका स्कोप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसका स्कोप फाइंड आउट करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। जब आप एक पेपर पे इतनी पूरी थ्योरी कर लोगे, इतना मटेरियल कॉम्पैक्ट नोट बना लोगे, तो आप मतलब ये कहिए कि बहुत अपने लिए अच्छा
कम टाइम में अच्छा वर्क करके जाएंगे, ठीक है। और बहुत ढेर सारा कंटेंट आप लेके जा रहे होंगे, एक पेज में एक टॉपिक। अब जो हम 10 पेज में करके रखे हैं, 20 पेज कॉपियाँ की कॉपियाँ भर के रखी हैं, वो हम 10-15 पेज में सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, 20-25 पेज में, ठीक है। तो ये आया कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। बट देखिए क्या है कि कोई भी टॉपिक हो, जब आप उसको अपने से करते हैं तो वो आपके लिए काम के लायक है, ठीक है, आप उसको समझ रहे हो। अगर आप सोचो कि ऐसा मैं आपको प्रोवाइड कर दूं या पीडीएफ दे दूं तो आपको समझ में कम आएगा। बट अगर उस चीज़ को डिस्कस की जा रही है, जैसे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कि ये कितना यूजफुल है। ओके, तो हमारा ये हो गया। इससे रिलेटेड ग्राफ्स का भी देखो हम कवर करते चल रहे हैं। अब आया हमारा सर्किट्स कॉम्बिनेशन। सर्किट कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इजी होता है सर्किट कॉम्बिनेशन, एक प्रॉब्लम आती ही आती है, बट जनरली व्हीट स्टोन ब्रिज की आती। तो ये रफ करके अब हम सर्किट कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब सर्किट कॉम्बिनेशन को देखते हैं। आप काम करते रहिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ये सोच के काम कीजिए, ठीक है। और कैसे काम करना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है आपने कितना काम किया, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने कैसे काम किया है, ठीक है। सभी लगे हुए हैं बट किसी ना किसी का तरीका और कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तभी वो अलग कर पाते हैं, ठीक है। ये पुरानी बात है, कई बार कही भी जा चुकी है कई लोगों के द्वारा। अब हम बात करेंगे किस पे, सर्किट कॉम्बिनेशन पे। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो रेगुलरली मतलब वीडियो को देख भी रहे हैं, फिर भी मतलब किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है, इसका कंप्लीट वीडियो मिलेगा क्या। और जो नए हैं तो वो भी जान लें कि हमारा टारगेट है नीट 2023, ठीक है। और एक नए तरीके से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं सर्किट कॉम्बिनेशन की। सर्किट कॉम्बिनेशन तो ये तो हम सब जानते हैं, दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज में का रेजिस्टेंस R1 R2, R इक्विवेलेंट आप निकाल देते हो R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। पैरेलल में देखिए सर्किट कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक बड़ा टॉपिक है, कुछ नहीं, एक्सरसाइज है। क्या है, एक्सरसाइज है। आप इस पे जितना एक्सरसाइज करोगे उतना सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है, उतना ही आपको नॉलेज होगा। इसमें R इक्विवेलेंट की बात करें सो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, इतना आपको पता है। बट इसमें भी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड पूछी जाती है, व्हीट स्टोन ब्रिज। किससे रिलेटेड, व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो व्हीट स्टोन ब्रिज की बात की जाए, व्हीट स्टोन ब्रिज इसकी बात कर रहे हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड हो, उसकी बैलेंस्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, उस केस में क्या होता है कि ये PQRS ये बैलेंस कब होगा, जब P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाए, ठीक है। P/Q या P/R कुछ भी लिख लो आप, देखो ये रिलेशन, ये P/R लिखो या P/Q लिखो, P/R Q/S
ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस ये लगाओ, तो ये रेजिस्टेंस एज अ रिडंडेंट वर्क करता है, मतलब इसको हम कंसीडर नहीं करते, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अब ऐसे कई आपको सर्किट दे दिए जाएंगे जिसमें एक रिडंडेंट रेजिस्टेंस होगा जिसको कंसीडर नहीं करना होता, ठीक है। ऐसी ही प्रॉब्लम मतलब ज़्यादातर पूछी जाती हैं, या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है, इसमें आपको वोल्टेज दे देंगे, करंट बताइए, ठीक है, या करंट दे देंगे, वोल्टेज बताइए, इसका वोल्टेज बताइए, इसका वोल्टेज बताइए, तो वो आप बेसिक निकाल सकते हो, ठीक है। बट इस पोर्शन में ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमें उसको हटाना पड़ता है, जो सर्किट का पार्ट नहीं है उसको रिमूव करना होता है। तो देखते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो अक्सर बुक में दिख जाती है, उसकी बात करते हैं हम। अगर आपको इसको देखो डिटेल में सर्किट का समझना है तो एक वीडियो पड़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 45-50 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको ये सर्किट कॉम्बिनेशन डिटेल में मिल जाएगा और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि कौन सा पोर्शन पूछा जाएगा। आप ऑलरेडी उस चीज़ पे वर्क कर चुके हो, ठीक है, आप ऑलरेडी उस पे वर्क कर चुके हो, बस उसको कंसोलिडेट करना है हमको, ठीक है, उसको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है हमको। सो देखिए P/Q इज इक्वल टू R/S। तो जैसे एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें है क्या कि एक रेजिस्टेंस एज अ रिडंडेंट वर्क करेगा, वो कौन सा होगा, देखिए पहले इसको हम व्हीट स्टोन फॉर्म में लाते हैं, व्हीट स्टोन फॉर्म में लाते हैं। देखिए ए में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ए में एक रेजिस्टेंस है, वेरी गुड, ठीक है। फिर यहाँ से दो ब्रांचेज हैं, यहाँ से दो ब्रांचेज हैं, इसको ऐसे बनाइए, ए यहाँ से दो ब्रांचेज हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर इस ब्रांच से एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, ठीक है, और इसकी एक ब्रांच मिल रही है जो इसी से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से। इसका फिगर आ नहीं रहा है, मतलब कुछ ये रेजिस्टेंस इसको आप ऐसे लगाइए इस तरीके से, तो आप देखेंगे ये दो ब्रांच है, ये एक अलग लगा हुआ है, ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। R1 RP RQ या सिर्फ PQ लिखिए, आप इसको P लिखिए, इसको Q लिखिए, इसको R लिखिए, इसको S लिखिए, इसको G लिखिए। तो आप देखिए P और Q, A से P एंड Q डिवाइडेड है, फिर एक बीच में गया है जो दोनों में कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, R एंड S, ये B है, बन गया व्हीट स्टोन। अब देखिए ये रेजिस्टेंस किसी काम का है, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये एज अ रिडंडेंट वर्क करेगा, कैसा वर्क करेगा, रिडंडेंट। और R इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो पहले ये P प्लस R 1/P प्लस R प्लस 1/Q प्लस S, क्योंकि ये रिडंडेंट है आप इसको हटा दोगे, ठीक है, तो ये दो सीरीज में Q प्लस S हो जाएगा, P प्लस R, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। वहाँ आपको ऐसी वैल्यू दी होगी कि आप जैसे ही पुट करोगे इजीली सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है, 5, 10, 2 इस तरीके की वैल्यू दी होगी। तो इस तरीके से जब प्रॉब्लम आए तो आप
इस फॉर्म में लाइए। जैसे हमने बताया कि इसका एक वीडियो सिर्फ इसी पे पड़ा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, 2 वीडियो है उस पर, एक किरचॉफ्स लॉ है और एक अलग से करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ उसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इससे जितनी भी थ्योरी हमने रेजिस्टेंस की डिस्कस की, आपको उसमें पूरी थ्योरी मिल जाएगी बेसिक से। ओके, तो आज हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है उसका स्कोप कितना ज़्यादा है, 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो स्टार्टिंग मैंने बताया कि पेपर टफ नहीं आता है, पेपर जो सिलेबस है वही आता है, सिर्फ फॉर्मेट उसका टफ आ जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है, ठीक है, ब्लेंड किया गया है, वो टफ आपको वो पेपर को टफ बना देता है। और हमें अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। जैसे पूरा पेपर है, पूरे पेपर में जो 50 फिजिक्स के हैं, 50 केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चंस हैं, तो किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करें, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए और इससे रिलेटेड जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो है उसको भी देखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, कि कम से कम टाइम में मतलब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और सारे क्वेश्चंस देख पाएँ। जितना टाइम हमें मिल रहा है 3 आवर्स का, उसमें हम सारे क्वेश्चंस 180 मिनट में 200 क्वेश्चन को देख पाएँ और 110% बहुत अच्छा इफेक्टिव मेथड मैं आपको बताऊंगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ साथ तैयारी भी करते रहिए, खेलते भी रहिए, कूदते भी रहिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।